हेलो एवरीवन, आई एम कुलदीप फ्रॉम वी मेंटर एकेडमी। तो अभी तक हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देख लिया है। हमारे पास क्लास 7 6 है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका चैप्टर 1 चैप्टर 2 देख लिया है। आज हम चैप्टर 3 देखेंगे। चैप्टर 3 है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मतलब जो हमारे एंसेस्टर थे, जो ह्यूमन बीइंग है, जो पहले जो हंटिंग गैदरिंग करते थे, उससे वो फूड ग्रो करने की तरफ उन्होंने किस तरीके से स्टेप्स लिए, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो पहले क्या होता था, हंटिंग प्लस गैदरिंग में इन्वॉल्व। देखो ये सब है ना, आपको इजीली समझ में आएगा। आप पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 देखेंगे ना, तो पहले वो देखिए और फिर इस चैप्टर पे आना, ठीक है। तो पहले के लोग हंटिंग और गैदरिंग करते थे, जैसे मैंने पिछले चैप्टर्स में बताया था। तो उससे हमें जाना है अब एग्रीकल्चर की तरफ। एग्रीकल्चर की तरफ देखो, ऐसा है नहीं है कि हमेशा गैदरिंग इकट्ठा ही करते रहेंगे। किसी ने तो दिमाग लड़ाया होगा ना कि यार ऐसा नहीं है कि हम इकट्ठा कर रहे हैं, हमें ना एग्रीकल्चर मतलब प्रोड्यूस भी करना चाहिए। तो वो प्रोड्यूस कैसे करेंगे, उसके लिए भी किसी ने दिमाग लड़ाया। तो अब देखो, प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, उसको क्या क्या देखना पड़ेगा। उसको पहले ये देखना पड़ेगा कि जैसे एक एग्जांपल लो, राइस है। तो राइस को क्या क्या चाहिए, तो पहला इसका राइस के लिए होगा, इसको वाटर चाहिए, इसको लैंड चाहिए। वाटर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, ठीक है। उससे पहले सीड, पहले कि उसका प्रोसेस क्या है, कितने टाइम लेगा तैयार होने में, डेज़ लेंगे या मंथ्स लेगा या सीजन्स लेगा, वो भी पता नहीं है। ईयर्स लेगा तो वो भी पहले पता नहीं था। तो ये जो क्वेश्चंस थे, जिनको है ना फाइंड आउट करना था एक ह्यूमन बींग को उस टाइम के, कि क्या क्या होने चाहिए। और अगर वो प्लांट्स है, जैसे फ्रूट प्लांट्स अगर वो लगा रहा है, जैसे मैंगो का लगाया, तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो कितने डेज़ में होगा, कितने मंथ्स में होगा, कब तक वो तैयार होगा, कब पकेगा, कब राइप होगा, क्या वो उसके बाद वो नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा, या ऊपर ही लटका रहेगा, वो सब कुछ देखना पड़ता था। क्योंकि नीचे गिर जाता था ना, तो कोई और एनिमल आके खा जाएगा, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम है। तो ह्यूमन बींग को ये सब कुछ देखना पड़ता था कि हमको एग्रीकल्चर में कैसे करना है। एक तरीके से ये माइंड मैप बनाना पड़ता था उस टाइम के लिए। अब इसमें ये बताया है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है ना, उसी तरीके से क्रॉप्स चेंज होती है वहाँ की, उस रीजन के एनिमल्स चेंज हो जाते हैं, उस रीजन्स में किस तरीके के क्लोथ्स पहन रहे हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, एनवायरनमेंट के साथ चेंज होती जाती है। अब जैसे इंडिया की बात है, तो इंडिया में किस तरह की क्रॉप्स होंगी वो डिफरेंट होगा। अमेरिका में किस तरह की क्रॉप होंगी, या फिर चाइना ले लो, या फिर और ऊपर जाओगे आप रशिया ले लो, वहाँ पे किस तरह की क्रॉप्स होंगी। एनिमल्स में चेंज आ जाता है, क्लोथ्स में चेंज आ जाता है। इंडिया की आप कल्चर देखो, इंडिया में आप डाइवर्सिटी देखो कितनी है। तो यहाँ पे आपको मोस्टली पता चलेगा कि इंडिया में ही इतना चेंजेस आ रहा है, तो आप इंडिया से बाहर जाओगे तो वहाँ पे कितना चेंजेस आएगा। तो इसमें यही पूरा बताया गया है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए ह्यूमन बींग को कौन कौन से क्वेश्चंस का सामना करना पड़ा। एक तो प्लेसेस, कि कहाँ मिलेगा, जो भी प्लांट वगैरह है वो कहाँ मिलेगा, पहला तो कैसे ढूंढना है उनको, पहली कंडीशन ही यही थी। उसके बाद ये थी कि जो सीड है ना वो ब्रोक होगा, मतलब किस तरीके से उसका गाड़ेंगे ज़मीन में, तो वो स्टार्ट कब होगा, किस तरीके से होगा, ग्राउंड पे जैसे गिरेगा तो न्यू प्लांट कब स्प्राउट होगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आ गया था। और देखो ये ऐसा नहीं है कि किसी के माइंड में एकदम स्ट्राइक हुआ, उसने ना जाके देखा होगा या उसके सामने ऐसा हुआ होगा कि यार यहाँ पे कोई चीज़ गिरा था, लेकिन 10-15 दिन बाद वहाँ पे एक है ना प्लांट है, छोटा सा पौधा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस था, बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं था। तो अब प्लांट्स आए, तो प्लांट्स के मैंने आपको कंडीशन बताई, कौन कौन सी कंडीशंस फुलफ़िल करनी पड़ी थी। अब आते हैं एनिमल्स पे। तो एनिमल्स में कौन कौन से, जैसे मैं कोई एनिमल्स है, किसी के पास डॉग है, तो ऐसा तो है नहीं कि डॉग ऐसे रास्ते में जा रहा था और मस्त पकड़ के बांध लिया। तो पहले लोग डरते होंगे, पहले एक दूसरे से दोनों डरते होंगे, फिर धीरे धीरे ना कोई रिलेशन बढ़ा होगा, आपस में डेली का देखा होगा, एक दूसरे को प्यार व्यार बढ़ा होगा एक दूसरे में, तब जाके पता चला कि है ना डॉग डरते नहीं है, ये ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, ये ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। मतलब अब फिर क्या हुआ, फिर ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं तो ह्यूमन ने ऐसे एनिमल्स देखना स्टार्ट किया कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो ईजिली इनके पास आ जाते हैं। और जो जो ईजिली इनके पास आ जाते हैं ना, उनको इन्होंने टैम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, पालना स्टार्ट कर दिया, डोमेस्टिकेट करना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो उनमें शीप, गॉट,
कैटल, पिग, ये सब थे जो इजीली उनके पास आ जाते थे। और ये ना जनरली ग्रास पे डिपेंडेंट रहते थे, ग्रास पे। तो ग्रास ह्यूमन कहीं पे भी लेके आ सकता है कहीं से भी, या फिर इनको छोड़ सकता है कि ग्रेजिंग के लिए, कि पूरा करके खा पी के वापस मस्त घर पे लौट आओ, तो ये आ जाते थे। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन के लिए कंडीशन होती थी। अब देखो डोमेस्टिकेशन के लिए कंडीशन मैंने बताया कि एक तो फ्रेंडली होना चाहिए। तो अब ह्यूमन को के पास ये कंडीशन थी कि उसको ऐसा प्लांट और एनिमल दिखा था जो प्रॉन टू डिजीज़ नहीं है, जो लॉन्ग टर्म तक इन्फेक्टेड नहीं होंगे किसी भी चीज़ से। ऐसा नहीं कि इजीली इन्फेक्टेड हो जाए, ऐसा उनको नहीं देखना था। सीड्स उनको जो देखने थे ना, वो ऐसे देखने थे जो उनकी साइज़ बड़ी हो। और अगर ये इस तरीके से, ये सपोज़ करो वीट है, तो ये वीट का पूरा प्लांट जो है ये डेवलप हुआ, तो उनको इस तरीके से देखना था जो ग्राउंड से ऐसा वो खड़ा रहे, ऐसे स्टैंड। ऐसा नहीं कि ये पूरा ज़मीन पे ऐसा हो जाए, तो फिर वो कोई यूज़ का नहीं रहेगा। एक तो वो वेस्ट हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, या फिर कोई इंसेक्ट है वो आ जाएगा, या फिर कोई एनिमल वगैरह होगा छोटे, जैसे रैट हुए वगैरह, ये सब इसको डैमेज कर देंगे। तो उसको इस तरीके का ग्रेन, इस तरीके का क्रॉप देखना था। तो जैसे मैं बता रहा था कि जिस तरीके से अर्लीस्ट जो प्लांट थे ना, अर्लीस्ट प्लांट जो डोमेस्टिकेटेड थे, वो थे उनमें से वीट और बार्ले दो मेन थे। अब जैसे मेहरगर, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, मेहरगर, जो मेहरगर है ना, ये एक सिविलाइजेशन साइट है। जब आप इंडस वैली से रिलेटेड करोगे ना, तो उसमें ये मेहरगर भी पढ़ोगे। सिविलाइजेशन साइट है, तो यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि वीट और बार्ले सबसे पहले आया था। जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया में ये विंध्यास या नॉर्थ ईस्ट है ना, यहाँ पे सबसे पहले राइस का हुआ था। इंडिया में राइस का डेवलप यहाँ हुआ था, वीट और बार्ले का यहाँ मेहरगढ़ में हुआ था। ऐसे अलग अलग क्रॉप प्लांट तैयार हो गया, क्रॉप्स हो गए, क्रॉप से ग्रेन्स आ गए, ग्रेन्स आ गए, तो अब उनको स्टोर कहाँ करेंगे? तो स्टोर करने के लिए या तो है ना उनको बास्केट बनानी थी, या पॉट्स बनाने थे, या एक होल पिट बनाना था ग्राउंड में, ऐसे डिग करके, गड्ढा डिग करके उसमें भरने थे। तो ये उनके माइंड में एक और चीज़ आ गई। तो देखो यहाँ से पॉट्स भी तैयार हो गया, पिट का फंडा भी तैयार हो गया, बास्केट भी तैयार हो गया। तो ये अलग अलग जैसे जैसे नीड है, ये जैसे जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी ना, वैसे वैसे मैन वो डेवलप करता गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, तो ये ग्रेन्स एंड बोन्स ये साइड्स है। जैसे मैं आपको बता रहा था ना मेहरगढ़ में क्या मिला और कौन सा कहाँ पे मिला, तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें याद करने वाली चीज़ क्या है। ऐसा नहीं आपको पूरी रटनी है। जनरली वीट और बार्ले का आता है, ये अपन को हमने 2-3 चैप्टर में पढ़ा है। तो ये मेहरगढ़, आप ये पढ़ लो, मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। आपको ये देखना है इसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद करने का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बुरज़ोम, एक गुरफल, मेहरगढ़ आपको याद करवा ही दिया, एक पैमपल्ली, इन सबको ये 1 2 3 4 मोस्टली ये याद कर लो डायरेक्ट। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे। ये ऐसे नहीं आता कि डॉग आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा, ऑक्स आपको कहाँ कहाँ पे इसके पार्ट्स मिलेंगे या बोन्स मिलेगी, पिग्स कहाँ कहाँ मिलेगी। तो एक बार आप ये रीडिंग लगा लो, बस आपको उसमें याद हो जाएगा। ये इतना कोई ज़्यादा याद करने के लिए इसमें कुछ है नहीं। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने बास्केट बनाया, उन्होंने पिट डिग किया, बास्केट बनाई, पिट डिग किया, और तीसरा क्या था? पॉट उन्होंने डेवलप किया। तो देखो पिट उन्होंने डिग किया ना, तो इससे क्या पता चला कि इसमें अपन अगर ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं, तो अपन भी तो स्टोर हो सकते हैं, अपन भी तो रह सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये इस तरीके से ऐसे होता है। ये पूरा यहाँ तक ज़मीन होती है इस तरीके से, इस तरीके से, और फिर उसमें एक गड्ढा किया जाता है, और गड्ढे में ये ऐसे स्टेयर्स होती है, और ये नीचे ऐसे उसमें रहते हैं। तो है ना, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता चला है कि उसको हट ट्रेसेस और हट्स मिली है और हाउसेज मिली है बहुत सारे साइट्स पे, आर्किड्स पे। जैसे बुरज़ोम है ना, वो कश्मीर में मिलता है, जिसमें पिट हाउस मिला है। ये पिट हाउस बोलते हैं इसको, पिट हाउस। ऐसा गड्ढा करते हैं और उसमें रहते हैं, तो नीचे गर्म भी रहता है और इजीली मैन यहाँ पे रह भी सकता है। वहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है, तो ये पिट हाउस वहाँ पे इम्पोर्टेंट थे। अगर ये नहीं होता तो फिर कुछ और, वही कह रहा हूँ ना, जो नीड हो गई ना, जिस चीज़ की नीड थी, वो अपने आप डेवलप होता जाता है। वुमेन उस पर बहुत सोचता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चला, एक तो घर के अंदर भी इनको फायर के जो ट्रेसेस थे वो मिले, एक बाहर भी फायर के ट्रेसेस मिले। तो इससे ये पता चलता है, ये अगेन नीड के ऊपर जाता है कि नीड के अकॉर्डिंग, जैसे अगर सर्दियाँ हैं तो वो अंदर ही खाना बनाएंगे, अगर गर्मियाँ हैं तो वो बाहर की और खाना बनाते थे।
इसमें ये बताया है स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। जैसे पिछले चैप्टर 2 में हम स्टोन टूल्स के बारे में पढ़े, वैसे ही स्टोन टूल्स इसमें भी मिले हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं ये फैक्ट्री साइट थी, हैबिटेशन साइट थी। हैबिटेशन साइट तो क्या हो गया, ये फैक्ट्री कम हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट ये हो गई। तो इस तरीके से साइट्स होती थी। नियोलिथिक मैंने आपको पढ़ा दिया, पैलियोलिथिक मैंने आपको पढ़ा दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया पोर्ट्स नीड हो गई थी, तो पोर्ट्स नीड हुई थी, पोर्ट्स का पता कैसे चला, आर्कियोलॉजिस्ट को पोर्ट्स भी मिले हैं। कुकिंग फूड है, ठीक है, कुकिंग फूड के ट्रेसेस भी मिले हैं, राइस के भी मिले हैं, वीट के भी मिले हैं, इन सब के ट्रेसेस मिले हैं। इन सबसे ये पता चलता है कि पहले लोग क्या क्या उगाते थे। फिर आती है क्लोथ की बात। क्लोथ में क्या क्या करते थे, कॉटन जैसे कॉटन है, कॉटन के बारे में आपने पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पढ़ा होगा, तो कॉटन भी मिला है और वूल भी मिला है। तो इस तरीके से ये पता चलता है कि पहले के लोग किस किस पे डिपेंडेंट थे। अब हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे सपोज़ एक लोग रह रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, फैमिली रह रही है। दो लोग रह रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, दो फैमिली रह रही है। ऐसे करके सेम फैमिलीज अगर बहुत सारी रह रही हैं तो उसको बोलते हैं कि ये ट्राइबल एरिया है पूरा। यहाँ पे एक तरीके की ट्राइब्स रहती है। अब ट्राइब्स क्या होती है, ये एक क्वेश्चन अपने पास आता है। एक विलेज है, उसमें 2 से 3 जनरेशन्स रहती है, ठीक है, और उनका लगभग मतलब सेम होता है। मोस्ट फैमिलीज आर रिलेटेड टू वन अनदर एंड ए ग्रुप ऑफ ईच फैमिलीज फॉर्म अ ट्राइब। ये एक फैमिली, ये 2 फैमिली, 3 फैमिली, इस तरीके से बहुत सारी फैमिली मिलकर ट्राइब्स करती है। अब ट्राइब्स क्या होती है, ट्राइब्स में देखो इनका ये कल्चरली अलग होते हैं कि आप जैसे आप अगर दिवाली मना रहे हैं या फिर आप किस तरीके से रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है वो भी दिवाली मनाएंगे और वो भी उसी तरीके से रहेंगे, ऐसा नहीं होता। आप ट्राइबल एरिया में जाना, ट्राइब्स कैसे रहते हैं, उनके अलग फेस्टिवल्स होते हैं, उनके अलग फूड होते हैं, उनका रहने का क्लोथ्स वगैरह सब कुछ अलग होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो चिल्ड्रन होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जैसे अगर एल्डर सिस्टर है तो एल्डर सिस्टर उससे जो छोटा होगा उसका ध्यान रखेगा, उससे छोटा वाला उसका ध्यान रखेगा। इस तरीके से ये पूरा चलता रहता है। तो ऐसा जितना इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्राइब्स की डेफिनेशन की इंपॉर्टेंट थी, ट्राइब्स के बारे में समझना था, वो आपने समझ लिया कि ट्राइब्स क्या होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्राइबल जो एरिया होता है क्या वो भी अपने तरीके होता है क्या, उसमें भी मैन वुमेन ये दोनों काम करते हैं, या मैन डोमिनेटेड होता है या वुमेन डोमिनेटेड होती है। तो ये क्वेश्चन कुछ आते हैं। तो देखो हर ट्राइब्स का अलग अलग फंडा होता है। किसी का होता है कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, किसी की होती है मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है। मतलब या तो ऐसा होता है कि लैंड वगैरह हुआ या फिर जो लीडरशिप हुआ ये मैन करता है, या फिर उससे जाता है सन को, उससे जाता है उससे सन को, या फिर ऐसा होता है कि वुमेन लीड करती है और उससे जाता है डॉटर को, उससे जाता है उसके डॉटर को। इस तरीके से ये चलता जाता है। तो सबका अलग अलग होता है। इसलिए ट्राइबल जो एरिया होता है, ट्राइब्स होते हैं, कल्चरली भी डिस्टिंक्ट होते हैं, कल्चरली भी डिस्टिंक्ट होते हैं। उनका कल्चरल ट्रेडिशन अलग होता है, लैंग्वेज उनकी अलग होती है, म्यूज़िक उनका अलग होता है, पेंटिंग्स उनकी अलग होती है, और वो आइडल्स वर्शिप करते हैं या नहीं करते वो भी डिपेंड करता है कि वो कौन से गॉड को मानते हैं, गॉडेस को मानते हैं, या किसी को भी नहीं मानते। इस तरीके से ही चलता है। देखो तो ट्राइब जो होती है ना, उसको डिफरेंट कैसे बना, ट्राइब्स डिफरेंट कैसे होती है अदर सोसाइटी से, ठीक है। तो वो लैंड फॉरेस्ट वगैरह देखो उन पे डिपेंडेंट रहते हैं, वेल्थ भी उनकी वही होती है, कैटल उनकी एक तरीके से कई ट्राइब्स ऐसी होती है जिसमें कैटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बाद जितना कैटल वो उतना अमीर, इस तरीके से। या फिर उसमें देखो उसमें रिच एंड पुअर वाला वो वाला फंडा नहीं होता, एक लीडर होता है। तो लीडर भी कई बार ऐसा होता है कि वो होगा जिसके पास ज़्यादा कैटल होगा, ठीक है। जैसे आपने ऋग वैदिक टाइम में पढ़ा होगा, लेटर वैदिक का पढ़ा होगा, ठीक है। इनमें भी ऐसा ही होता था पहले जो इंडिया था उसमें ऐसा ही था। जो पावर थी ना, वो लीडरशिप जो क्वालिटी थी ना, वो कैटल जो एक तरीके की वेल्थ को के रूप में माना जाता था, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तरीके बताया। लेकिन जो ट्राइब्स थे, ट्राइब्स में कोई रिच और पुअर ऐसा कुछ नहीं होता है। अब मैं आपको मेहरगढ़ के बारे में बता रहा था। तो मेहरगढ़ क्या है, सबसे पहले तो ये बताना चाहिए मेहरगढ़ है कहाँ। तो ये इंडिया है आपका, इंडिया की जो आप नॉर्थ वेस्ट में जाओगे तो ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में यहाँ पे अफ़गानिस्तान के एरिया के पास यहाँ पे आपको मेहरगढ़ मिलेगा, जहाँ पे वीट और बार्ले सबसे पहले
उगाया गया था। तो इसके जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस एरिया का पता करा ना, तो यहाँ पे ये पाया कि यहाँ पे हाउसेस कैसे हैं। तो हाउसेस यहाँ पे स्क्वायर शेप में होते थे जनरली, जिसमें ऐसे 4 रूम होते थे, 1 2 3 4, ठीक है। और ऐसे किसी की डेथ हो जाती थी तो उसको इस तरीके से दफना देते थे, उस तरीके से उसके ग्रेव पहले पिट डिग करते थे, देन उसको दफना देते थे इस तरीके से। और उसके साथ साथ ये देखो कुछ आपको एनिमल्स भी दिख रहे होंगे, जैसे गॉट हुई, शिप हुआ, गॉट, शिप, या कोई पॉट या ज्वेलरी या बीड्स, कुछ भी जो भी इसका क्लोज होता था ना, उसको भी साथ में दफना देते थे। तो ये मेहरगढ़ से पता चला है। मेहरगढ़ में जो देखा गया है ना, ये जो ग्रेवयार्ड डिग करी तो पता चला इसमें क्या क्या मिला, तो उससे ये आइडिया लगाया आर्कियोलॉजी से तो पहले के लोग कैसे होते थे। तो ये आप इस चैप्टर में ऐसा इतना कुछ था नहीं, वो मैंने आपको बता दिया डिटेल में, थोड़ा बहुत जो भी जानना था, जो भी अपने काम की चीज़ थी वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चैप्टर आएगा चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हम देखेंगे आगे क्या होता है, टू बी कंटिन्यूड, ठीक है। यार कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और नहीं आता है तो वो बेस्ट है फिर आपके लिए। तो आप सिलेबस अपना कंप्लीट करेंगे अपन फटाफट, बुक्स वाइज चलेंगे एनसीईआरटी की बुक की तरह। जैसे जैसे बुक कवर करेंगे आपका सिलेबस होता जाएगा। और थोड़े ही दिनों बाद हम लोग टेस्ट सीरीज़ लेके आएंगे, जिसमें एक्सपेक्टेड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो भी पूरा इसमें डालेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।